Hello students, good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अपने प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट हिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 4 था मुगल एम्पायर। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा था, पूरी डिटेल्स इसमें हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसके एक्सरसाइज मीन जिसके क्वेश्चंस आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह। लेट्स बिगिन। मैच द फॉलोइंग। पहले हमने मैच करना है, मिलाने वाले हैं मानसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां और सूबेदार, मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवर, रैंक एंड जहांगीर। तो मानसब जो है जी, इसका क्या मतलब है? रैंक। पहला किसके साथ? पहला इसके साथ रैंक के साथ मंगोल हो गया, उज्बेक ये दूसरे के साथ, मंगोल दूसरे के साथ, सिसोदिया राजपूत हो गया, नवेर, मेवर, राठौर राजपूत हो गया मारवाड़, नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की थी, और सूबेदार होता है गवर्नर। लास्ट में ये है, पहले के साथ है रैंक, दूसरे के साथ है उज्बेक, तीसरे के साथ है मेवार, चौथे के साथ है मारवाड़, पांचवें के साथ है जहांगीर और छवें के साथ है गवर्नर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। ये हमने ऑलरेडी भरे हुए हैं। कश्मीर वाज कंकर्ड बाय द मुगल इन। कश्मीर को मुगलों ने कब जीता था? तो उन्होंने जीता था 1586 ईस्वी में। द 5 डेक्कन सुल्तान सल्तनत वर बेरर, खानदेश, अहमदनगर। वो कहता है जो डेक्कन की 5 सल्तनत थी वो कौन कौन सी थी? इसमें 3 बताई हैं, बेरर, खानदेश, अहमदनगर, और 2 हमने लिखी हैं, एक है बीजापुर और दूसरी है गोलकोंडा। ये 5 हो गई। इफ़ जाट डिटर्मिन मानस व रैंक एंड सैलरी सावर इंडिकेटेड हीज। कहता है अगर जो जाट थी उससे पता चलता था कि किसी मनसब का ये रैंक है, मनसबदार का ये रैंक है या सैलरी इससे इंडिकेट होती थी। तो जो सावर है वो क्या इंडिकेट करता है? सवार जो क्या इंडिकेट करता है? सवार इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कैवलरी मैन। कैवलरी मैन मीन्स कि उसके पास घोड़े कितने हैं, घुड़सवार कितने हैं। नेक्स्ट है अबुल फजल अकबर फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम टू फ्रेम द आइडिया ऑफ सो दैट द कुड गवर्न ए सोसाइटी कंपोज्ड बाय मैनी रिलीजन्स। कहता है कि अबू फजल अकबर फ्रेंड, जो अबू फजल थे अकबर के फ्रेंड, और सारे जो काउंसलर थे, मिनिस्टर थे, उसको क्या किस आइडिया में मदद करते थे उसकी कि इस तरह का आइडिया फ्रेम करो। तो उन्होंने क्या मदद की थी? सुलह कुल। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन आंसर में हमने यहाँ लिखे हैं व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जगीर। रिलेशनशिप मनसबदार और जगीर के बीच क्या रिलेशन है? क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हुए हैं, क्या रिलेशन है? आंसर में हम पढ़ेंगे मनसबदार वर दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस। मनसबदार कौन होते थे? जिन्होंने मुगलों की सर्विस को क्या किया था? ज्वाइन किया था। जगीर वर द सैलरीज ऑफ द मनसबदार इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट। जो जगीर होती थी वो मनसबदार की सैलरी होती थी, किसकी शक्ल में? रेवेन्यू की शक्ल में, रेवेन्यू के तौर पर। हैंस मनसबदार डिपेंड अपॉन जगीर फॉर देयर लाइवलीहुड। और यही वजह थी कि जो मनसबदार थे वो जगीर पर डिपेंड रहते थे अपनी ज़िंदगी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि मनसबदार जो जगीर थी उसी को जब उसी से उनकी सैलरी इकट्ठी होती थी एज ए रेवेन्यू सोर्सेस।
व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुगल थे उनका जो जमींदार थे उनका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल था। द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट दैट वर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल। जमींदारों का ये जमींदार जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में थे, इंतजामिया में थे, उनका सबसे बड़ा रोल था कि रेवेन्यू को इकट्ठा करना। और वो कहाँ से इकट्ठा करते थे, ये पीजेंट से, किसानों से, और ये मुगलों का सोर्स ऑफ इनकम था। दे एक्टेड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द मुगल एंड द पीजेंट। अब जो वो क्या रोल अदा करते थे, मिडिल मैन का रोल अदा करते थे बिटवीन द मुगल एंड द पीजेंट एंड इन सेम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। और यही वजह थी कि कुछ एरिया में उनकी एक अच्छी खासी पावर भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर आइडियाज ऑफ गवर्नेंस। अकबर ने जो गवर्नेंस चलाई उसमें उसने जो रिलीजियस स्कॉलर थे उनके साथ वो क्यों डिबेट करता था, ताकि उसका जो गवर्नेंस है जब उसने अपनी गवर्नेंस चलाई तो उसके फॉर्मेशन के लिए उसने रिलीजियस स्कॉलर के साथ वो क्यों डिबेट्स करता था, मीटिंग करता था। इन 1570 एट फतेहपुर सिकरी अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन। 1570 में अकबर ने रिलीजन पर फतेहपुर सिकरी में रिलीजन पर बहुत सारी डिस्कशन की विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ। विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मीन्स अलग अलग मजहब के लोगों के। देर वर उलेमा भी थे, ब्राह्मण भी थे, जीसस कैथोलिक पेरिस्ट थे, एंड जीरोटिशियन भी थे। दीज डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। अब ये जो डिस्कशन होती थी ये कहाँ पर होती थी, इबादत खाना में होती थी। दीज इंटैक्ट मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर आर बाइगट्स। इससे पता चलता था कि जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो पंडित हैं, मौलवी वगैरह, वो क्या है, बाइगट हैं। बाइगट मीन्स कट्टरपंथी है अपने धर्म के प्रति सभी। देयर टीचिंग क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी। इनकी जो टीचिंग थी वो सोसाइटी में डिवीजन पैदा कर रही थी। दिस लेड टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। और इससे क्या आइडिया मिल रहा था, सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। किस पर ध्यान देती थी, सब लोगों की क्या राय थी, मौलवी था या पंडित था या कोई भी था, तो सबकी ये राय थी कि सुलह कुल का फार्मूला अपनाया जाए कि सब जगह सुलह होनी चाहिए और यूनिवर्सल पीस होना चाहिए। But did the Mughal emphasize their Taimurud and not their Mongol descents? जो मुगल थे वो तैमूर डायनेस्टी, तैमूर के जो रूल्स थे उसको अपनाते थे, उस पर जोर डालते थे, ना कि मुगल डिसेंट्स। द मुगल वर डिसेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द। मुगल जो थे वो दो मशहूर राजाओं के क्या थे, वंशज थे। फ्रॉम द मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान एंड फ्रॉम द फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तैमूर। अगर माता की उनकी माँ की तरफ से अगर देखेंगे तो वो डिसेंड किसके थे, चंगेज़ खान के थे। अगर बाप की तरफ से अगर हम देखेंगे तो वो सक्सेसर ऑफ किसके थे, तैमूर के थे। मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल बिकॉज मंगोल स्पेशली चंगेज़ खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मास्कर ऑफ इनमेमोरेबल पीपल। अब वो चंगेज़ खान, अब वो मुगल अपने आप को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चंगेज़ खान को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी मेमोरी उसके साथ जुड़ी थी कि उसने बेशुमार लोगों को कत्ल किया था। ऑन द अदर हैंड द मंगोल वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर एंसेस्ट्री बिकॉज इट अचीव्ड गुड नेम इन द हिस्ट्री। दूसरा वो तैमूर एंसेस्ट्री होने का तैमूर की डायनेस्टी होने का क्या करते थे, प्राउड फील करते थे, गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उसने बहुत सारे इलाकों को जीता था और उसकी एक अच्छी पावर थी। हाउ इम्पॉर्टेंट बाय द इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इम्पॉर्टेंट बाय द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। कहता है जो लैंड रेवेन्यू से जो इनकम आती थी वो क्यों ज़रूरी थी मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए।
द इनकम फ्राम लैंड रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बने रहने के लिए जो लैंड रेवेन्यू से इनकम आती थी वो बहुत ज़रूरी थी। वजह ये थी, इट वाज यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, बार्स एक्सेट्रा। अब ये इनकम कहाँ इस्तेमाल होती थी? एम्पायर को बढ़ाने के लिए और जंग लड़ने के लिए। इनकम जो यूज्ड टू पे सैलरीज वेजेस टू आर्मी। इनकम और किस में इस्तेमाल होती थी? आर्मी को सैलरी देने के लिए, मजदूरी देने के लिए। ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिशियन एंड वर्कर्स। ब्यूरोक्रेटों को भी, आर्टिशियन को भी और वर्कर को भी सैलरी और वेजेस देने के लिए यूज़ होती थी ये इनकम। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर टू डेल्ट बाई दिस इनकम। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी खर्चा होता था वो इसी इनकम के द्वारा निकलता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, नॉट जस्ट तैमूर, नॉट जस्ट तुरानी यानी ईरानी। मुगलों ने ये क्यों ज़रूरी समझा कि जो मनसबदार को भर्ती करना है वो अलग अलग मजहब से अलग अलग मजहब से, अलग अलग मुल्क से किया जाए, ना कि खाली तुरानी और ईरानी से। द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड टू डिफरेंट रीजन। जब मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो गया डिफरेंट रीजन में, आगे बड़े क्षेत्रों में बढ़ता गया, हेंस इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल एम्पायर टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीपल कंफर्टेबल विद देम। अब जब वो डिफरेंट इलाकों की तरफ बढ़ता गया उनका एम्पायर, तो उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट समझा कि जो डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हैं उनको रिक्रूट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर इलाके के लोग अलग अलग डाइवर्सिटी के थे। अपार्ट फ्रॉम तुरानी एंड ईरानीज देवर मनसबदार फ्रॉम इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप। अब तुरानी और ईरानी को छोड़कर उन्होंने अदर ग्रुपों से भी मनसबदार रिक्रूट करना शुरू कर दिए, जैसे कि इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा, और मराठों से भी, राजपूतों से भी और अदर ग्रुप से भी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक द मुगल एम्पायर इंडिया टुडे इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट, डज दिस पोज ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। कहता है मुगलों की तरह हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे सोशल और कल्चरल यूनिट हैं। कल्चरल यूनिट बदलाव, सोशल और सामाजिक कल्चरल यूनिट हैं, बहुत रीति रिवाज हैं। डज दिस पोज ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। क्या ये देश की एकता पर कोई असर डालता है? नो, दिस डज नॉट पोज ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन पर अब ये कोई भी चैलेंज नहीं डालता, कोई भी असर नहीं डालता है। वी हैव ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल द सिटीजन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन। क्योंकि आज हमारे पास एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जो हर लोगों को मानने पड़ते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड रीजन, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों या रीजन से। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन गार्डिंग द राइट ऑफ ऑल स्पेसिफाई द ड्यूटी। हमारे पास एक आइन है जो कि सबके राइट को संभाल कर रखता है, सबको उसके हक दिलवाता है। तो लेकिन पहले जैसा नहीं होता था, क्योंकि पहले जो मुल्क था वो डिफरेंट राजाओं में बटा हुआ था। अब एक ही मुल्क है और एक ही हुकूमत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।